ये कोमल जी, आपने जो है IUCN के बारे में सुना है? IUCN क्या होता है, बताइए। यस मैम। बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और जो वल्नरेबल स्पीशीज है उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाई करता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर कंजर्वेशन बायोलॉजी की बात करो तो इसमें इन यस सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसके मुझे एग्जांपल दीजिए और इसमें क्या अंतर है? यस मैम, इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है कि एनिमल्स को उनके हम नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट या कंजर्व कर रहे हैं। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं। और एक्स सिटू कंजर्वेशन ये होता है कि उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर किसी और प्लेस पे उनको कंजर्व या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो है ये हर्बेरियम, जू और वर्टिकल गार्डन्स ये सब आता है। ओके, मसल से थोड़ा पूछ लेते हैं। ये बताइए, स्केलेटन मसल्स और अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो इसमें क्या अंतर होता है? क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग ना। तो बताइए। स्केलेटल मसल्स होती है मैम वो वॉलेंट्री होती है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होती होती है है। जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? मैम जो स्मूथ मसल्स है वो ऑर्गन्स में जैसे लंग्स और हार्ट वगैरह इनमें जो होती है। और स्केलेटल मसल्स जैसे बोन से कनेक्टेड होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते ठीक है, आप ये एक और प्रश्न बताइए, फिर मैं मानसी से या आर्ची में से पूछूंगी। एनिमल टिश्यू के सिर्फ नाम नाम बताइए, सिर्फ नाम नाम। हैं। इस पर एनिमल टिश्यू मैम के, रिपीट कीजिए। एनिमल टिश्यू जो है उनके जो टाइप होते हैं उसके सिर्फ नाम नाम बताइए, बाकी डिटेल नहीं, जल्दी बताइए। यस मैम, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताएंगी मानसी जी। मानसी, हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शन है, बताइए। मानसी, हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताइए जल्दी। मैम हीमोग्लोबिन का फंक्शन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करना है। ओके, ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, हीमोग्लोबिन। मैम हीमोग्लोबिन एक क्वाड्रिप्लेजिक स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपके गाँव बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, स्ट्रक्चर बता सकती हूँ। क्या? क्या मानसी, फिर से बोलिए, मुझे आवाज़ नहीं आई। मैम मैं अभी रास्ते में हूँ, 2 मिनट में इंस्टीट्यूट पहुंच रही हूँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। चलिए, प्रतिभा या आर्ची में से जो भी बताना चाहे बताइए हीमोग्लोबिन के बारे में। आर्ची। हीमोग्लोबिन मैम प्रोटीन है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। और ये इसकी एफिनिटी वो ये 4 ऑक्सीजन को एक साथ बाइंड करती है अपने साथ में। और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का में हेल्प करती है। ओके। अच्छा, हाँ, ऑक्सीजन एंड कार्बन सर डाइऑक्साइड दोनों दोनों के का, ट्रांसपोर्ट दोनों में का help। करती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए टैक्सोनोमी क्या है? टैक्सोनोमी, आर्ची। मैम टैक्सोनॉमी स्टडी है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। हम्म एंड टैक्सोनॉमी के फादर लिनियस को कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो एपीडी कैंडोल ने दिया था। चलिए, प्रतिभा आप बताइए इसी को। प्रतिभा, देखिए आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप, हाँ, क्योंकि क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अभी जो फर्स्ट मुक हुआ था तो जैसे कि फरीदा वगैरह ने बताया था कि कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उनके बोर्ड, जिस बोर्ड में ठीक है, उनका इंटरव्यू हुआ पार्ट बी में, शायद उनका बोर्ड बी में हुआ था, तो उसमें नहीं पूछा गया। एंटोमोलॉजी के जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, लेकिन जिसमें भी अगर क्लासिफिकेशन वाले बैठे हैं तो उसमें से प्रश्न पूछे आ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और हर एक पक्ष को तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न पूछे ही जाएंगे, हाँ मैम सिलेबस, मैं हाँ। देखा था एक उसमें कोई बता रहा था कि टैक्सोनॉमी का फुल क्लासिफिकेशन पूछा था। हाँ, तो इसलिए, पॉलीफेरा हाँ, में और डेटा तो में ये पूरा, कल भी मैं जो अमित सर हैं उनसे पूछा है कि हाँ, और सारे फाइलम के 2-2 कैरेक्टर बताइए। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि कई बार मैं फाइलम वाइज पूछ चुकी हूँ, आज भी पूछूंगी सबसे एक एक फाइलम का, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पहले नॉर्मल प्रश्न भी पूछ लेती हूँ, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आप बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, और उस टाइम पे जो आप अपने मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप जब क्लास में जाते हैं तो जो है मतलब परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो है अपना जो टेंशन है बच्चों, स्टूडेंट पर, ठीक है, थोप देते हैं। तो किस तरीके से जो है आप ट्रीट करेंगे वहाँ पर, कैसे संभालेंगे परिस्थिति को, बताइए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे जो है स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, बताइए।
अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, तो बहुत टेंशन होते हैं, तो हम अच्छे से जो है वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, बताइए। बताइए, आप लोगों में से कोई भी बताइए, चलिए जल्दी बताइए। नॉर्मल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बताइए जल्दी। कौन बताएगा इसका आंसर? सद्भावना जी बताएंगी। मैम सबसे पहले हम माइंड को अपने काम रखने की कोशिश करेंगे और अपना फोकस कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ा क्लास के मतलब उसमें पढ़ाने के थ्रू उसमें फोकस करेंगे। अब ये सिंपल था, लेकिन आपको इसको आंसर देते नहीं बन रहा है। कोई और आंसर दे हाँ, कोशिश यस करेगा, मैम, बताइए। पता नहीं मैं दे नहीं पा रही अभी मैं। ठीक मैम है, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी टेंशन, और स्ट्रेस आता है, हाँ, तो सबको पता होता है कि अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कंट्रोल करना करना है, है। हाँ। तो हम पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इस जॉब में जा रहे हैं या फिर इस जॉब को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम पहले से इन चीजों का ध्यान रखेंगे अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, कि हम इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें और उसको क्लास तक नहीं आने दें। ओके, चलिए। अब जैसे कि मैं कई बार बोलती हूँ आप लोगों से कि क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार कर लेना। एक एक क्लास, जो अगर बात करें क्लासिफिकेशन में ही, तो फाइलम वाइज आप लोग है ना स्टार्टिंग एक एक से कर रही हो, और जो आप लोग है ना शॉर्ट में उसको बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक दो एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, एक एक करके, ताकि आप लोग सुनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और इस पर प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। चलिए आर्ची से ही स्टार्ट कर देते हैं। आर्ची चलिए, सब स्टार्ट बताइए, स्टार्टिंग आपसे ही करते हैं, शुरुआत से। क्लासिफिकेशन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सबसे पहले तो, और थोड़ा ये बताइए, फिर फाइलम वाइज जो है कोमल स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए आर्ची। मैम क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था ताकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके, वो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शेयर करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे उनको कैटेगराइज किया जाए, ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। क्योंकि एक जगह अगर कोई चीज बहुत सारी ढेर में पड़ी हुई है तो हमको हर किसी के कैरेक्टर याद करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ अगर हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं तो कॉमन कैरेक्टर से हम काम चला सकते हैं कि हाँ इनके एक जैसे कैरेक्टर है। ठीक है, ठीक है। जी मैम, उनको स्टडी करना और उनके बारे में पता लगाना इजी हो जाएगा। तो इस अगर और देखें तो सबसे पहले जो है कार्य किसने शुरुआत की थी इस दिशा में? मैम लीनियस। उससे पहले मैम सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे कोपलैंड ने दिया था। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969। तो उससे पहले भी जो है शुरुआत अरिस्टोटल के द्वारा की गई। नहीं, उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन उनके द्वारा शुरुआत थोड़ा थोड़ा कर दी गई थी। तो एनेमा और इनेमा क्या होते हैं ये बताइए। हाँ जी प्रतिभा, बताइए प्रतिभा। चलिए कौन बताएगा मुझे? A-नाइमा वो होते हैं जिनमें आरबीसी जो है वो एब्सेंट होती है, जैसे इनवर्टिब्रेट्स, और E-नाइमा वो होते हैं जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, जिनमें वर्टिब्रेट्स आता है। ओके, मैम वर्टिब्रेट्स ऐसा नहीं था, ये नहीं था, रेड ब्लड के बेस पर था। चलिए कौन बताएगा? ये अरिस्टोटल का नहीं था। आर्ची आप बताएंगी? जिसमें लाल रक्त समूह था, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, जिनका ब्लड लाल था, उस बेस पर उन्होंने हाँ इनेमा और एनेमा में रखा था, ये था। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, प्लांट जो एक साइड जिसमें हर्ब श्रब टी एक साइड कर दिए थे और सारे एनिमल को अलग रख दिया था, जिनको बाद एनिमल को भी आगे दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया था रेड ब्लड के बेस पर। तो ये थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग लीनियस के द्वारा हुई थी, लेकिन जो है शुरुआत सबसे पहले इनके द्वारा ही कर दी गई थी, उसके बाद ही लोग जो है आगे। हाँ चलिए कोमल। बीबी पैरस में डिवाइड किया गया था। तो कोमल ओवी पैरस बीबी पैरस क्या होते हैं, जल्दी बताइए। यस मैम, ओवी पैरस मैम एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, और बीबी पैरस जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। और ओवी बीबी पैरस क्या होता है? ओवी पैरस हो गया, बीबी पैरस हो गया, ओवो बीबी पैरस। ओवो बीबी पैरस में वो होते हैं जो कि एग्स को अपने बॉडी में रखते हैं, और जब वो रिलीज होता है तो यंग वंस रिलीज होता है। अब शिवांशु इनके एग्जांपल बता दीजिए एक एक, तीनों के। मैम कौन सी कैटेगरी का? ओवी पैरस, बीबी पैरस, ओवो बीबी पैरस, सबके।
ओविपेरस के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो एग लेइंग कर, जैसे कि इसके अंदर बर्ड्स आते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स आते हैं, और जैसे कि एम्फीबियंस आते हैं, और फिशेस भी इसके अंदर आती है। इसके अलावा ओविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, जिसके अंदर मैमल्स आते हैं, डकबिल प्लेटिपस और एकिडना को छोड़कर। फिर इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है जिसे ओवोविविपेरस कहते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ही एग का फुल डेवलपमेंट होता है, लेकिन एग की हैचिंग बॉडी के अंदर होकर यंग वन बाहर आता है। उस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवोविविपेरस। कुछ जो शार्क्स हैं इसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए। ओके, तो विटेकर का जो था क्लासिफिकेशन, सबसे पहले उन्होंने जो 5 किंगडम थे, पहला किंगडम क्या था कोमल, जल्दी बताओ कोमल। क्लासिफिकेशन था, 5 कॉपलेट ने दिया था। नहीं 5 किंगडम की बात कर रही हूँ। 5 किंगडम जो था उसमें सबसे पहला जो किंगडम था क्या था, जल्दी बताओ। मैम मोनेरा था। मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप सब लोग सुनिए इसको। हाँ मोनेरा बताइए। यस मैम, मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एग्जांपल से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया मैच है। सुची माइकोबैक्टीरिया के बारे में बताइए जल्दी। सुची, और जो बायोटेक वाले हैं ना वो तो खासकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बायोटेक का अगर कोई बैठ गया तो ठीक ही ठीक है, नहीं तो अगर जूलॉजी वाले बैठे प्लेन या एंटोमोलॉजी वाले बैठे तो वो क्लासिफिकेशन से ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ सुची जल्दी बताइए माइकोप्लाज्मा। चलिए, लगता सूची अभी है नहीं। प्रमला जी जल्दी बताइए माइकोप्लाज्मा के बारे में। प्रमला जी, शिवांशु से पूछ ही लिया है। भावना आप बताइए। जी मैम, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स है और इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल, सॉरी मैम, सेल वॉल तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। जी जी जी। चलिए, सद्भावना नेक्स्ट आपसे प्रश्न है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि इसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बताइए। साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये क्या है? Ma'am, cyanobacteria is also known as blue-green algae, and it can also fix nitrogen, and it have a cell called heterocyst which helps in nitrogen fixation. देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दें तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दीजिएगा, और अगर इस तरीके से जो हिंदी में अगर दें, हिंदी मतलब वो बाइलिंगुअल चलता है हमारा तो साइंस में, जूलॉजी में, तो बाइलिंगुअल दें, या फिर है ना अगर इंग्लिश में पूरा दे रहे हैं तो प्योर इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। हाँ मैडम, मैं ये कह रही थी कि मैं प्योर हिंदी में नहीं दे पाती हूँ, जैसे नहीं प्योर हिंदी नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी आपने सुना नहीं, मैंने बोला कि बाइलिंगुअल, हमारा जूलॉजी जो रहता है साइंस फील्ड रहता है स्ट्रीम, इसमें तो बाइलिंगुअल चलता है ना, तो ये। हाँ, लेकिन पूरा आपने एक पूरी डेफिनेशन पहले इंग्लिश में बोल दी तो ऐसा नहीं, हिंदी इंग्लिश चले आएगा या इंग्लिश ही इंग्लिश चलने दो, ऐसा ये बोल रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ करके, मतलब बाइलिंगुअल बोलना। हाँ, बाइलिंगुअल नहीं, अगर आपको हिंदी यूज करना भी है तो फिर बाइलिंगुअल रखो, नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो फिर अगर रखना है तो फिर इंग्लिश में ही रखो। ऐसा बाइलिंगुअल रखना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखो, ये बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एक डेफिनेशन पूरी, कभी एक प्रश्न को पूरा इंग्लिश में बोल दिया, अगला प्रश्न में बाइलिंगुअल चल रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बस बाकी कुछ नहीं है बोलने को तो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। चलिए, हाँ सद्भावना जी, आपने बता दिया ना आंसर। नेक्स्ट प्रतिभा जी। प्रतिभा, यस मैम। हाँ अभी आप आंसर देंगी? यस मैम, थोड़ा स्कूल आई थी मैम, छुट्टी सेंस नहीं तो कोई नहीं, आप छुट्टी करा लीजिए, आप करा लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, अभी तो फ्री हूँ, आप बताइए। अच्छा ठीक है, तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के बारे में बताइए थोड़ा। प्रोटिस्टा मैम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हेटेरोट्रॉपिक इनका न्यूट्रिशन होता है, मतलब कई प्रकार के न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है, हेटेरोट्रॉपिक सेप्टोफिटिक है ना। और मैम अभी और रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बस हेटेरोट्रॉपिक और सेप्टोट्रॉपिक ही होता है, और किसी में कुछ नहीं होता। कुछ प्रोटिस्टा, हाँ बताइए भावना, आप बता रही हैं, बताइए। जी मैम, प्रोटिस्टा के बारे में पूछ रही ना मैम? जी, ये यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई
लाइक जो ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड किया गया है, और ये सिंगल सेलुलर होते हैं। नहीं, फंजाई इसमें तो नहीं है, फंजाई थोड़ी ना आते हैं। मतलब फंजाई नहीं आते मैम, पर कुछ फंजाई के फाइलम को प्रोटिस्टा में रखा गया है, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही नहीं, हूँ। ये मत बोलो, मत बोलो, हाँ? ये मत बोलो, मत बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। आगे चलिए। सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक और सेप्रोजोइक टाइप का होता है। तो प्लांट लाइक को क्या बोलेंगे? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे प्लांट लाइक एनिमल लाइक, क्या हो? आप तो बताइए ना कि उसका टाइप मोड क्या। हाँ बताइए। फाइटोजोइक मैम, फाइटोजोइक टाइप। फाइटोजोइक क्या होता है? एनिमल लाइक। फाइटोजोइक क्या होता है? होलोजोइक एंड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अच्छा, कौन बताएगा मुझे इसका सही आंसर आप लोगों में से? हाँ बताइए मैम क्वेश्चन क्या है कि ये जो था, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बारे में पूछ रही थी, तो एक एक। हाँ बताइए। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, रेंज ऑफ हैबिटेट में ये देखने के लिए मिलते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, बहुत सारे इनमें लैंड फॉर्म्स में भी है, एक्वेटिक के अंदर भी फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, तो मतलब डाइवर्सिटी है इनकी लिविंग फॉर्म्स में। इसके अलावा ऐसे ही जो फीडिंग पैटर्न है इसमें भी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स ऑटोट्रॉपिक भी हैं, जैसे कि यूग्लिनोइड्स इसके अंदर आते हैं। फिर इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक भी हैं, जैसे कि पैरामीशियम अमीबा है, और इसके अलावा सेप्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स हैं, और इसके अलावा कई सारे पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर लगभग 5 क्लासेस बनाई जाती हैं, जिनमें डाइटम्स वगैरह आते हैं, और मतलब सभी क्लासेस को मिलाकर डाइटम्स हैं, यूग्लिनोइड्स। एक सेकंड, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या अंतर है? मैम आई थिंक लोकोमोशन को लेकर डिफरेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट है वो डायगोनल फॉर्म में होता है, 2 अलग अलग फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं 90 डिग्री पर, और इसी के कारण स्पेसिफिक मूवमेंट इनमें प्रोड्यूस होती है। कौन बताएगा डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिला में क्या अंतर है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें सिलिका का कुछ किसमें पाया जाता है? डाइटम्स में होते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं? डाइटेंस में पाया जाता है। हाँ हाँ बताइए। तो ये याद रखना है सिलिका वाला पॉइंट भी। बताओ कौन बता रहा था, बताइए आप लोगों में से। हाँ जी बताइए। डाइटेंस में सिलिका युक्त पदार्थ पाया जाता है, भित्ति होती है। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? मैम पॉलिसिंग में यूज किया जाता है इसका, पॉलिसिंग पेंट्स। तो इसको भी थोड़ा देख लेना आप, ठीक है, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह। चलिए, तो ये प्रोटिस्टा, इसके बाद नेक्स्ट फंजाई, इसके बारे में बताइए। कौन बताएगा? ये मानसी तो आ ही रही है, सद्भावना बता चुकी है, दिशा बताइए आप। मैम ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट अपवाद है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जो इनके तंतु या फिलामेंट होते हैं उसे हाइफी कहा जाता है, जो कि एक जाल के रूप में जो एक जाल बनाते हैं जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। ये एसेप्टेड और सेप्टेड दोनों प्रकार के होते हैं, और इसमें जो स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है। तो ये जो आपने बताया माइसीलियम बनाते हैं, सेप्टिक और सेप्टिक होता है, तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो किस टाइप से अरेंज हो गए इसमें? बताइए, न्यूक्लियस के बारे में बताइए। सिनोसाइटिक न्यूक्लियस जो होते हैं, बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है इसमें एसेप्टेड में। और सेप्टिक में? सेप्टेड में ये मतलब अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, सेप्टेड होते हैं मतलब अलग अलग उसमें होते हैं। जैसे असेप्टेड में बिखरे हुए होते हैं, और सेप्टेड में अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, पट द्वारा विभेदित होते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो ये थोड़े एग्जाम्पल वगैरह और बता दीजिए इसके। फंगस के कुछ एग्जाम्पल बताइए। किसी फंगस को आप खाते? ओके, एक सेकेंड रुकना प्रतिभा, एक सेकेंड आपसे नेक्स्ट पूछ रही हूँ। हाँ दिशा, किसी फंगस ऐसा जिसको हम खाते हो उसके नाम बताइए। मैम ईस्ट का यूज करते हैं, ईस्ट का। ईस्ट, हाँ, इसके अलावा? सर मैम वो एग्रीकस। ईस्ट नहीं करते? मशरूम खाते हैं। और ईस्ट का यूज मैम फर्मेंटेशन में किया जाता है। फर्मेंटेशन में किया जाता है, ठीक है, बेकरी वगैरह इंडस्ट्री होती है उसमें किया जाता है। अच्छा, टोड स्टूल क्या है? टोड स्टूल
मैम इसका आइडिया नहीं है। ये भी एक फंगस है, कुकुरमुत्ता। अच्छा, चलिए, तो इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है इनमें, फंगस में? आप ही बताएंगी देशा, फिर नेक्स्ट प्रतिभा बताएंगी। हाँ बताइए। मैम सेप्रोफाइटिक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप हेट्रो बोल रही हो, सेप्रो बोल रही हो, क्या बोल रही हो? सेप्रो। सेप्रो। चलिए प्रतिभा, प्रतिभा। यस यस यस। हाँ जी, इसके बाद कौन सा किंगडम आता है? प्लांटी। बताइए प्लांटी के बारे में, नॉर्मल बताइए, ज्यादा अंदर नहीं जाना डीपली, आप बस ऊपर ऊपर का बता दीजिए प्लांटी, क्योंकि क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बताइए। यस मैम, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये वो सेसाइल होते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट प्रेजेंट होता है, वैसे मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें भी मॉसेस, फर्न इनको इंक्लूडेड किया गया है। तो अगर प्लांट बात करें, प्लांटी जो है इसमें इसको आगे क्लासिफाई किया गया है, तो उनके थोड़ा नाम बता सकती हैं? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स मैम। मोनोकोट डाइकोट नहीं, कौन बताएगा मुझे आगे इसको? इसको कौन बताएगा आप लोगों में से? जिसको भी आंसर आ रहा हो बताइए। चलिए। मैम जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। हाँ निहार का आप बताइए, भावना आप बता चुके हैं। हाँ बताइए निहार का। मैम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफाई किया है। डायरेक्ट प्लांटी को जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कर दिया। थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा। बताइए बताइए, आप लोगों में से जिसने आंसर नहीं दिया वो बताइए। मैम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जो है थैलोफाइटा। हाँ बताइए शिवांशु। मैम क्वेश्चन, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करना। हाँ हाँ। 5 अलग अलग क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है एल्गी, फिर इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। से शुरुआत में जो एल्गी है, इनकी जो बॉडी है डिफरेंशिएटिंग बॉडी नहीं होती है, लीफ, स्टेम एंड रूट से किसी भी तरह का क्लियर डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर इसके बाद जो ब्रायोफाइट्स आते हैं, इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स एक पहला ऐसा डिवीजन रहा है प्लांटे का जहां पे सबसे पहले ट्रू रूट्स, लीफ और स्टेम देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म की तरफ जाते हैं तो रूट, लीफ और स्टेम तो है ही, साथ इसमें सीड का फॉर्मेशन भी होने लगता है, लेकिन इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं, इसी वजह से इनको जिम्नोस्पर्म नाम दिया गया। फिर इसके बाद लास्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म, और इनको कॉमनली हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके सभी मेंबर्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सीड के अलावा फ्रूट भी फॉर्म होता है इनमें और फ्लावर तो फॉर्म होता ही है। तो ये एक तरह से आइडिया देता है सारे पार्ट्स प्रेजेंट। फिर इसमें मोनोकोट डाइकोट होते हैं। इसकी क्लासेस होती है एंजियोस्पर्म की, उसको मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि लीफ स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। फिर इसके बाद स्टेम के जो रूट्स हैं वो प्राइमरी रूट को फिर आगे डिवाइड या फाइब्रस रूट्स हैं, और इसके अलावा जो सीड है वो बाइफरकेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर इनको मोनोकोट और डाइकोट में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, आप लोग खाते हो, मूली खाते हो, गाजर का हलवा खाते हो, ये क्या है? रूट मॉडिफिकेशन। रूट के मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसमें इतना नहीं पूछाएगा, वो तो मैंने पूछ लिया कि कभी किसी ने पूछ लिया तो, और ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एनिमेलिया पर आ जाते हैं। चलिए हाँ जी, जिसने आंसर नहीं दिया है, अब मैं नाम ले रही हूँ, सुचि। सुचि। यस मैम। हाँ, एनिमेलिया को बताइए आप। मैम ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्वस सिस्टम वगैरह पाए जाते हैं। सभी में पाया जाता है नर्वस सिस्टम? प्रिमिटिव टाइप का है मैम, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं तो उनमें डेवलप होता जाता है। प्रीफेरा में एब्सेंट होता है, सीलेंट्रेट में सबसे पहले नर्व सेल्स को देखा गया था, यहाँ से नर्व सेल्स जिसमें हाइड्रा में सबसे पहले प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। अच्छा, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे? आप लोगों में से आप लोग आंसर दीजिए, कोई भी बताइए। चलिए मैम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम में डिफ्यूज नर्व नेटवर्क पाया जाता है। मैम सीलेंट्रेट में प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है जिसमें डिफ्यूज नर्व नेट है। चलिए अब मुझे एक एक जो है फाइलम वाइज, इसमें पहले बताइए मेटाजोआ वगैरह क्या होते हैं, मेटाजोआ के बारे में बताइए। मैम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को मेटाजोआ कहते हैं, जिसमें पॉलीफेरस से लेकर कॉर्डेटा तक आते हैं। ओके,
तो ये बताइए कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनको हमने ये जो एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा, ऐसा क्या कारण था? मैम यूनिसेलुलर है पहली चीज तो, क्योंकि एक ही सेल से पूरी एक्टिविटी हो रही है, और सिंपल स्ट्रक्चर है, और मैम क्या कह सकते हैं इसमें? बस यही है और क्या है। चलिए अच्छा ये बताइए, हाँ अब ये बताइए, आप उसको भी थोड़ा जो है प्रोटोजोन्स जो है इनको भी ले लीजिए, और सारे जो है ठीक है पॉरीफेरा नहीं इसको ही लेके, और इनमें जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, कॉम्परेटिव देख रहे हैं पूरे फाइलम वाइज जितना भी है, तो एक एक करके जिससे पूछूंगी सारा बताएगा, ठीक है। चलिए तो आर्ची से ही शुरू करते हैं। आर्ची यस मैम। आप सभी में मुझे डाइजेशन में बताइए किस तरीके से होता है, स्टार्टिंग से बताइए डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें जो प्रोटोजोन्स हैं इनको भी ले लेना आप, ठीक है। डाइजेशन सभी में बताइए, पॉरीफेरा में कैसे होता है, ठीक है, सिलियंट्रेट्स में कैसे होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का रहता है सब में, तो इस तरीके से, या किसके द्वारा होता है, प्रोसेस क्या होती है, तो बताइए। चलिए आर्ची आपसे स्टार्ट करते हैं, और बाकी आप लोग भी सोच के रखिए। हाँ न्यूट्रिशन डाइजेशन जो है तो बताइए, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रोटोजोआ में तो न्यूट्रिशन होलोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक तीनों टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आगे। पॉरीफेरा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होता है, जिसमें जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्वाइनोसाइट्स, उनके अंदर डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर क्वाइनोसाइट्स के अंदर। बताते चाहिए सारे फाइलम का, आपको ही बताना है। और मैम सीलेंट्रेटा के अंदर भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सिलेंट्रोन कैविटी में। जितने भी एनिमेलिया में आते हैं तो सब में बताइए डाइजेशन, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस के बारे में आपको ही बताना है, जल्दी बताइए। और मैम उसके बाद आते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी डाइजेशन मैम एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है। उसके बाद आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखिए आप लोगों से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप लोगों को अब क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है, कुछ में नहीं पढ़ो, आपसे ये तो पढ़ना ही पढ़ना, बाकी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है, कई बार मैं पूछ चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन जो है तो कुछ लोग ऐसे हैं बायोटेक वाले हैं उनको नहीं बनता, या ठीक है पढ़ा हुआ भी है आप लोगों को तो काफ़ी समय हो गया है, भूल गए हो, तो इसमें क्या करना है आपको, एक जो है पेज उठाने A4 साइज के थोड़े से, और बस एक बार पढ़ो, और उसके बाद जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो हर फाइलम वाइज, और उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन जो है कॉम्परेटिव पूरा एक बना लो नोट्स, और उसको रिवाइज करो डेली। आज आपका कल यही काम है। अब देखो किसी को कॉलेज भी नहीं जाना होगा, जो कॉलेज में होंगे आप लोग छुट्टी ले लो, कल संडे है, कल आप पूरा ये बना डालो और उसको डेली रिवाइज करो, क्योंकि जब आप वो सुनाओगे ना, और ये प्रश्न तो अगर मान लीजिए स्पेशलिस्ट बैठ जाते हैं ना तो यही पूछेंगे, बाकी जो है किसी और फील्ड से बैठ के, जैसे मान लीजिए आपका जो मेन है इससे ना बैठकर जैसे एंटोमोलॉजी वालों से बैठ गए तो वो अपना आर्थ्रोपोडा वाला, उनका तो आर्थ्रोपोडा ही रहता है मेन, उससे पूछेंगे, या कॉमन और प्रश्न पूछ लेंगे, सेल से पूछ लेंगे, एनवायरनमेंट से पूछ लेंगे। लेकिन अगर जो है आपका मेन जो जूलॉजी वाला जो बैठ गए ना, तो वो जो है प्लेन वाले अगर कोई बैठा है प्लेन जूलॉजी, तो वो तो यही पूछेंगे इससे क्लासिफिकेशन से, तो इसको अच्छे से पढ़ डालो। फिर से भी पूछ रहे हैं पूरा, ठीक है, पीसीज वगैरह ये पूरा आपका पेपर भी रहता है एमएससी वगैरह में, तो इससे भी पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से एक शॉर्ट टाइप से नोट्स बना डालो, क्योंकि देखो आप कितने भी, मैं तो सही बोल रही हूँ, मॉक ज्वाइन कर लो, कहीं पर भी कर लो, मैं डेली क्लास ले लूँ, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप चाहे कितने मोटिवेशन लेक्चर देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक है ना आप खुद मेहनत नहीं करोगे। तो इसके लिए आप है ना A4 साइज के पेज लो, ज़्यादा नहीं 10 पेज ले लो, और बस इसी में आपका शॉर्ट नोट बना लो पूरा, जो जो आपको लगता है कि हाँ इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको करना है। इससे आप क्या, अभी आर्ची को पता है लेकिन अटक रही है आंसर देने में, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ चलिए, हाँ तो इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो आप डेली रिवीजन करो, सोने से पहले पूरा वो 10 पेज रिवीजन करके सो, उसको आज ही बनाना शुरू कर लो और कल सुबह तक बन जाए वो, आज रात में बनाओ। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे इसको, सारे जो एनिमेलिया में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है न्यूट्रिशन या डाइजेशन के बारे में बताओ, किस किस तरीके से होता है।
चलिए कौन बताएगा, आप लोगों में से जिसको आ रहा हो बताइए, जिसकी प्रिपरेशन है तो वो बताइए, अपने आप बताइए, आप लोग मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बताइए। पोरीफेरा से स्टार्ट करें अगर, तो पोरीफेरा में कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है डाइजेशन के लिए, जो वेस्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू डाइजेशन होता है, लेकिन ये पूरी तरह से इंट्रासेल्युलर होता है। इसके अलावा जब सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में जाते हैं तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा दोनों में इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेल्युलर होता है, जहां पर गैस्ट्रोसील प्रेजेंट होती है, जहां पर एक्स्ट्रासेल्युलर, और फिर इसके बाद अंदर जाता है जहां पर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। फिर इसके बाद जब प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ जाते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लाइंड सेक कैविटी देखने के लिए मिलती है, और उसी पर्टिकुलर पार्ट से मतलब माउथ से इंजेशन और इजेशन का काम होता है, वहां पर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन देखना अब हमें स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जाते हैं एसके हेल्मिन्थेस की तरफ, तो एसके हेल्मिन्थेस में एक और मॉडिफिकेशन आ जाता है, और इसे हम कहते हैं मस्कुलर फेरिंग्स की प्रेजेंट मसल सेल्स आने लगती हैं, जो दो तरह की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और सर्कुलर। इनमें से इनके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू ये डाइजेशन का काम करते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम जाते हैं एनिलेट्स में, और एनिलेट्स में कॉमन सा ही डाइजेशन है, यहाँ पे दोनों तरह के मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। इसके बाद मोलस्का में जाते हैं तो एक और कैरेक्टर ऐड हो जाता है, जिसे कहा जाता है रेड्यूलर, फाइन लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो च्यूइंग में और इंजेक्शन में हेल्प करता है। फिर इसके बाद ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं हम, तो ऑर्थ्रोपोड्स में पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पर कुछ इंसेक्ट्स में गिजार्ड की प्रेजेंस होती है, जो हार्ड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो इसमें कोई स्पेशल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता है, वाटर करंट के थ्रू भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है। फिर इसके बाद कॉर्डेट्स आते हैं, तो कॉर्डेट्स में कंप्लीट डाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है, फिश से लेके मैमल्स तक। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर जो है तैयार होने चाहिए, कि बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं होगी, इतना टाइम थोड़ा ना, 12 किसी किसी को तो 10-12 मिनट में ही हटा देते हैं, किसी किसी से वो 20 मिनट इसलिए हो जाता है, बहुत से लोगों का आना जाना वो सारा टाइम, तो उसमें आने जाना बैठना अभिवादन करना, तो कितना टाइम पूछते हैं अब बताओ। तो आपको तैयार आंसर होने चाहिए, तो 5 मिनट आप सोचने में ही लगा देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है निहारिका, आप बताएंगे मुझे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें, तो बताइए स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक, कोऑर्डिनेटर तक, जल्दी बताइए। जी मैम, जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम प्रोटोजोआ में देखें तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सिंगल सेल वर्क करता है। पॉलीफेरा में अगर हम देखेंगे तो सेल एग्रीगेट है, जिसमें सिर्फ सेल काम करते हैं और वो टिश्यू में फॉर्म नहीं होते, इसलिए हम इन्हें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू बन गए हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैम टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और निमेटोहेल्मिन्थेस से अगर हम आगे जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है टिल द कॉर्डेटा। ओके, चलिए इसके बाद आप लोग ये बताइए रेस्पिरेशन के बारे में बताइए, सब में रेस्पिरेशन कैसे होता है बताइए। मैम जो इसमें अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो लोअर से हायर में सिंपल डिफ्यूजन से लेके कॉम्प्लेक्स लंग सिस्टम हम देखते हैं। तो जैसे स्पॉन्ज है पॉरीफेरा, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन से ही रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। निडेरिया में अगर हम देखें तो गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन से ही होता है बॉडी सरफेस से सेम, पर इसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर बन जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं इसमें भी डिफ्यूजन होता है, पर उनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है और उससे लार्ज सरफेस एरिया इन्हें प्रोवाइड होता है फॉर द गैस एक्सचेंज। निमेटोडा में भी सिंपल डिफ्यूजन है, और एनालिडा जो होते हैं इसमें क्यूटिनस रेस्पिरेशन आ जाता है, स्किन मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। और मैम ऑर्थोपोडा में अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार से रेस्पिरेशन है, जैसे गिल्स के थ्रू, क्रस्टेशियंस में ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, इंसेक्ट्स में, और बुक लंग्स के थ्रू जो स्पाइडर और स्कॉर्पियन है उसमें। और मैम मोलस्का में जो एक्वेटिक होते हैं जैसे कि स्नेल हो गए, इनमें गिल्स के थ्रू होता है, और टेरेस्ट्रियल जो होते हैं इसमें लंग्स पल्मोनरी सेक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इकाइनोडर्मेटा में मैम अगेन वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। कॉर्डेटा में गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, या फिर एम्फीबियन में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो ये सब जो है उसको इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर काम करेंगे आज, ठीक है। चलिए अब वो कुछ ऐसे ही प्रश्न हो जाते हैं इस तरीके से सारे जो हैं आप फाइलम में, अभी समय होने वाला है और आज इंटरव्यू भी है,
तो 12 बजे खत्म करना है और थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था ये सेशन। तो कुछ प्रश्न और हैं जो मैं ऐसे पूछ लेती हूँ आप लोगों से। तो एनवायरनमेंट जो है उस पर नॉर्मल यही प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं तो वो आप लोगों से बन जाएंगे। एक बार फिर से आपको प्रश्न बता देती हूँ, तो अगर आप लोगों से इसके आंसर नहीं आते हो तो उनको देख लीजिएगा। जैसे कि नॉर्मल पॉल्यूशन, तो ये तो ऐसा ही है कि सिंपल सबको बनता है पॉल्यूशन की डेफिनेशन, बस ये हम उसको फ्रेमिंग कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। रात को सोने से पहले सब रिवाइज करा करो, ठीक है। अपना सिलेबस ऐसे लो और सिलेबस लेके देखो कि हाँ यहाँ पर हम जो है कहाँ किस तरीके से इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ो। नेक्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो है वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड अगर बात करें और साइटोलॉजी वगैरह जो है रिसेप्टर, ये पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें अगर बात करें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये बताइए। डीएनए को कॉन्ड्रियोम्स भी कहते हैं मैम। और इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, स्टार्टिंग में 2/3 हो जाता है, देन बाई डायरेक्शनल स्टार्ट होता है। अब ये बताइए ये कहाँ कहाँ डीएनए जो है पाए जाते हैं, बताइए। क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर एनिमल में पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट मत बोलना, तो जी ठीक है। चलिए अब ये बताइए पैरोक्सिसोम क्या होते हैं। पैरोक्सिसोम मैम यहाँ पैरोक्सिसोम में बीटा ऑक्सीडेशन होता है लिपिड्स का। तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं पैरोक्सिसोम, ये बताइए। पैरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल में पाया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है और ये डायरेक्ट होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। और इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कैटालेज और यूरेट ऑक्सीडेट, और जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे सेल ऑर्गेनेल जो है ऐसे कितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, बताइए। हाँ बताइए निहारिका, 3 बताइए। हाँ मैम 3 है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल में, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा अगर राइबोसोम बात करूं तो ये क्या ठीक है। चलिए तो और जो है सेल ऑर्गेनेल्स पर इतना प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बाकी सिंपल ही प्रश्न रहते हैं। जब ऐसा रहता है कि किसी से कुछ नहीं पूछना है तो कुछ भी पूछ लो, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन है आपका और उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कीजिए और कुछ कंपैरेटिव वाला, हाँ कंपैरेटिव वाला ये भी कर लीजिए। और इसके हर फाइलम के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल जो मेन रहते हैं, कई बार मैंने आपसे पूछे भी हैं, ठीक है, तो उसको तैयार कर लीजिए। अब हर एग्जाम्पल तो नहीं पूछा मैंने, लेकिन हाँ जो मेन एग्जाम्पल है उसको मैंने पूछा हुआ है कुछ, तो उनको तैयार कर लीजिए। चलिए जैसे हाइलोनीमा, क्या है हाइलोनीमा, पूछा है मैंने आप लोगों से। हाइलोनीमा में अब देखिए हाइलोनीमा, तो ये जो है आप जब प्रैक्टिकल वगैरह करते होंगे तो उसमें आपको स्पेसिमेन में देखने को भी मिल गया होगा। हाइलोनीमा देखा है किसी ने लैब में? देखा है हाँ। तो आप जो है निहारिका अपने जो है, जब आप तो भी पढ़ा रहे हैं, तो ये बताइए आपको लैब में क्या क्या देखने को मिलता है, उनके नाम बताइए जरा। मैम जो स्पेसिमेंस है तो स्पॉन्ज में यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। एक सेकेंड रुकिए निहारिका, आप सब लोग ये नाम जो है सुन लीजिए और इनको पढ़ लेना। हाँ बताइए। मैम सिलेंड्रेटा में जाते हैं तो हमें हाइड्रा देखने के लिए मिलता है, और जेलीफिश का भी मैम स्पेसिमेन रखा हुआ है। प्लेटीहेलमिंथिस में हम फेसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, निमेटोहेलमिंथिस में अगर हम देखें तो एस्केरिस, उसके बाद एनालिडा में मैम नीरीस, अर्थवॉर्म और लीच। हिरुडेनेरिया, लीच जो है आप लोग इनके साइंटिफिक नेम भी है थोड़ा याद कर लीजिए। हिरुडेनेरिया, लीच, हिरुडेनेरिया जी मैम। और ऑर्थोपोडा में मैम जैसे कि इंसेक्ट्स के सभी है, सिल्कवॉर्म है, मोथ जो उसका होता है, इवन लार्वल स्टेज उसकी बनी हुई है, इवन फ्लाइज की, मॉस्किटोज की, एनाफिलिस की, क्यूलेक्स की। और मैम जो मॉलस्कन में स्नेल्स और प्रॉन के भी स्पेसिमेन। इकाइनोडर्मेटा में मैम एक तो ब्रिटल स्टार है, और एस्टेरियस है, सी स्टार, और सी डॉलर, सी अर्चिन है, और मैम हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लॉसस। मोलस्का में क्या क्या बताया आपने?
मैम मोलस्का में स्नेल और प्रॉन। प्रॉन, ठीक है। पाइला है मैम, प्रॉन। प्रॉन नहीं है, प्रॉन थोड़ी ना होगा, पाइला। प्रॉन तो ऑक्टोपस, भी है और पाइला भी है, प्रॉन दोनों प्रॉन है। ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस में, मोलस्का, हाँ ठीक है। जो हाँ प्रॉन तो ऑक्टोपस में आता है, वो ऑक्टोपस नहीं सॉरी ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो इनको थोड़ा जो है आप देख लीजिएगा। तो जो जो नाम बताए हैं निहारकर, इनको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि प्रोफेसर ही आते हैं और वो जो देखते रहते हैं ना उसी पर पूछ लेते हैं। जो 24 घंटे देख रहे हैं कि हाँ क्या है हमारी लैब में, तो बस उसी से ही प्रश्न पूछ लेते हैं, और ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कुछ भी उल्टे सीधे। तो बस तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, और पूरे फाइलम जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे। और कल किसका है आप लोगों में से किसी का है? नहीं है? तो अब जिसका भी हो, कल संडे है। हाँ कल संडे है, सॉरी मैं भूल गई, कल संडे है। तो अब आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग सिलेक्ट हो, अच्छे से आंसर दो, ठीक है। बस यही मेरी कामना है। चलिए अब मैं इसको बंद करती हूँ, 12 बज गए, मैम जो है उसका इंटरव्यू की तैयारी करवा रही हूँ। चलिए।